Assalamualaikum student. Today we will start chapter 7 of organic chemistry, and chapter 7 is the fundamental principles of organic chemistry. In this chapter we have introduction of organic chemistry, some basic principles of organic chemistry, learns basic definition, origin of organic chemistry, a functional group, nomenclature, different things we will learn in this chapter. So let us we start this chapter number 7. Chapter number 7, as I already told you, it's as a fundamental principle of organic chemistry. Students, 200 years ago, chemists classified the compounds on the basis of origin and properties. क्या कि 200 साल पहले जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट कंपाउंड्स को उनके ओरिजिन और उनकी प्रॉपर्टीज, खसूसियात की बुनियाद पर दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। उनमें से एक ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें पाए जाते थे, उन कंपाउंड्स को कहा गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसके मुकाबले में ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग से हासिल किए जाते थे, जिनका ओरिजिन मिनरल सोर्स था, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। द कंपाउंड्स दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस तरह जो कंपाउंड्स थे, 200 साल पहले साइंटिस्ट ने उनको ओरिजिन और उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग जो थिंग्स हैं उनसे हासिल होते थे, और ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते थे उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। उसके बाद उस वक्त के साइंटिस्ट ने, यानी 200 साल पहले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में तैयार करने की बहुत ज़्यादा ट्राई की, लेकिन वो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में तैयार ना कर सके। तो उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एक थ्योरी पेश की, या उन्होंने एक नज़रिया कायम कर लिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको तैयार करने के लिए एक स्पेशल किस्म की फोर्स चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये वाली वो फोर्स है, वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिविंग थिंग्स के अंदर ही मौजूद होती है। तो इसके बाद जो है उन्होंने एक थ्योरी डेवलप कर ली, जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड विद इन लिविंग थिंग्स एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही वो तैयार हो सकते हैं, उनको लैब में तैयार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उस वक्त के साइंटिस्ट के मुताबिक एक नजरिया था कि इनकी तैयारी के लिए एक खास किस्म की फोर्स, वाइटल फोर्स दरकार होती है। तो इसके बाद एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक वुलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कैसे रिजेक्ट कर दिया? कि उसने यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है, उसको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से तैयार कर दिया। जब उसने अमोनियम साइनाइड से यूरिया को तैयार कर लिया, तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये गलत साबित होगी। ये
ये पहला कंपाउंड था जो फ्रेडरिक वूलर ने तैयार किया। उसके बाद जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो है उनको लैब में तैयार किया गया, इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार किया गया। तो इसके बाद जो है जो पुरानी डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कैसे कंपाउंड जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, वो वाली डेफिनेशन जो है वो भी रिजेक्ट हो गई। तो उसके लिए फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी नई डेफिनेशन बनाई गई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके मुताबिक all those compounds which contains carbon as an essential elements along with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, halogens etc are called organic compounds। यानी ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन लाजमी हिस्से के तौर पर मौजूद होगी, यानी जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होगी। और उसके साथ साथ जो दूसरे एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हैलोजेंस है, ये मौजूद हो सकते हैं। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन इसमें कार्बन के कंपाउंड में कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं करते, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं करते। इनको हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनके साथ स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पे जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्या होगी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद हो एज एन एसेंशियल एलिमेंट, कि लाजमी हिस्से के तौर पर मौजूद हो, और उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, ये डिफरेंट एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो उनको हम कहेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी भी मॉडर्न डेफिनेशन आ गई। और वो जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसको हम क्या कहते हैं कि वो डिफाइन की जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। यानी कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करती है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो और उनके डेरिवेटिव्स हो। यानी ऐसे कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और उनके डेरिवेटिव यानी जो इन कंपाउंड से निकाले गए हों या इनसे बनाए गए हों। तो उन सारे कंपाउंड्स की स्टडीज को हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके मखसूस फीचर्स हैं, इनकी खूबियां हैं। अब हम अगले टॉपिक में क्या स्टडी करेंगे कि फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहला जो फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है जी, पहले नंबर पर हम कहते हैं जी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहला जो फीचर्स है उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। पर्टिकुलर नेचर ऑफ कार्बन से क्या मुराद है कि कार्बन जो है उसकी एक मखसूस नेचर है, मखसूस प्रॉपर्टी। वो मखसूस प्रॉपर्टी क्या है
कि कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ, कार्बन के एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक लंबी चेन बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन, यानी जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of carbon is called catenation. Self-linking property of carbon is called catenation. Self-linking property of carbon is called catenation. यानी कार्बन जो है, जो कार्बन के एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर, लिंक कर लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की चेन बनाते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस की तादाद में मौजूद है। यानी कार्बन की जो पीकुलर प्रॉपर्टी यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाती है। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। क्यों प्रेजेंट हैं? क्योंकि कार्बन के एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर लंबी चेन बना सकते हैं और मुख्तलिफ टाइप की चेन बना सकते हैं। मसलन मैं अगर आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर 5 कार्बन एटम्स हैं, वो मुख्तलिफ तरीकों से, यानी ये 5 कार्बन एटम्स हैं, ये मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि इन्होंने 5 के 5 जो है वो एक सीधी लाइन में। दूसरा तरीका इनके लिंक करने का क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि ये इधर, अब ये देख लें कि ये यहाँ पर आ गई। अब ये वाला कंपाउंड जो है ये डिफरेंट कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड जो है वो डिफरेंट कंपाउंड है। एक और मेथड भी हो सकता है इनकी लिंकिंग का कि ये 3 जो है वो स्ट्रेट चेन में हो, एक जो है वो यहाँ पर और एक इसके नीचे हो। तो अब ये एक हो सकता है, यानी ये हैं 5 कार्बन, लेकिन ये 3 मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ अटैच। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी एक तो ये कि कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो सीधे तरीके से भी कर सकते हैं, ब्रांच भी आ सकती है, उससे बड़ी ब्रांच भी आ सकती है। तो इन ब्रांचिंग की वजह से, मुख्तलिफ तरीकों के बनने की वजह से जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं। कार्बन आपस में ही सेल्फ लिंकिंग नहीं करती, बल्कि कार्बन की प्रॉपर्टी है कि ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है, डबल बॉन्ड भी बना सकती है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। यानी ये बॉन्डिंग जो है वो भी मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। फिर ये भी है कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी ये कंपाउंड बनाती है। तो पहली जो फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको हम कहते हैं पीकुलर नेचर ऑफ कार्बन। पीकुलर नेचर क्या है? कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है कैटिनेशन, जिसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। उसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड जो है वो मिलियंस में होते हैं। कार्बन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ भी कंपाउंड बना सकती है और आपस में भी ये कंपाउंड्स बना सकता है। अब इसके बाद सेकंड फीचर जो है ये है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड फीचर क्या है? नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नॉन आयनिक करैक्टर से क्या मुराद है? हम कहते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं कि जब उनको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड है, इसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाएगा। उसके मुकाबले में जो कार्बन के कंपाउंड हैं ये नॉन आयनिक होते हैं, यानी इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड नहीं होता बल्कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्योंकि कार्बन जो है आपको पता है आयनिक कंपाउंड, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड जो है आयनिक बॉन्ड बनता है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स और सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स के दरमियान के हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। कार्बन जो है ये फोर्थ ग्रुप में पाया जाता है और ये ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए इसके जो कंपाउंड्स हैं वो नॉन आयनिक होंगे, कोवलेंट होंगे जो है रिएक्शन में। तीसरी जो है प्रॉपर्टी जो है उसका हम कहते हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये क्या है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो मिलती जुलती, यानी सारे कंपाउंड्स की नहीं मिलती जुलती। हम कहते हैं जो होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, इसमें होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड मौजूद होंगे उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगी, मिलती जुलती होंगी। अब आप ये कहेंगे जो होमोलोगस सीरीज है ये क्या चीज है, तो होमोलोगस सीरीज क्या है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज है जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और उसमें जो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं वो CH2 ग्रुप के साथ से डिफर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। क्या होमोलोगस सीरीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, द सीरीज या ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ग्रुप of compounds having same functional group and two adjacent members of the series differ by a methylene CH2 group. Homologous series है the series of compounds having same functional group and two adjacent members of the series differ by CH2 group, methylene group. तो एक होमोलोगस सीरीज में जितने कंपाउंड्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो आपस में मिलती जुलती होंगी। मसला हम कहते हैं अल्कोहल की, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज क्या होगी कि सबसे इसमें है CH3OH। अब इसमें जो OH है फंक्शनल ग्रुप है, CH3 जो है ये अल्काइल ग्रुप है। अब जब इसका नेक्स्ट मेंबर है वो होगा CH3CH2OH। अब इसमें और इसमें फर्क किसका है, CH2 ग्रुप का। तो इन दोनों में ये होमोलोगस सीरीज के, इसको हम कहते हैं मेथनॉल, ये एथेनॉल। अब इसका जो तीसरा मेंबर होगा CH3CH2CH2OH। अब ये प्रोपेनॉल है। अब इसमें और इसमें फर्क किसका है, CH2 का। इससे आगे जो है ब्यूटेनॉल, उसका फर्क होगा।
ये जो होमोलोगस सीरीज है, किसकी होमोलोगस सीरीज है? ये होमोलोगस सीरीज है अल्कोहल्स की। अब इसमें जितने मेंबर्स होंगे, यानी जितने अल्कोहल्स होंगे, उन सब की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होंगी। इसी तरह जो अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज होगी, उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होंगी। एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज होगी, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में मिलती जुलती होंगी। तो ये सिमिलरिटी इन बिहेवियर है कि होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। इस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको इंडिविजुअली स्टडी नहीं करते, बल्कि हम डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, होमोलोगस ग्रुप्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। आप देखेंगे आगे जो चैप्टर्स हैं, जैसा अल्कोहल्स हैं, तो हम अल्कोहल को स्टडी करेंगे, ये नहीं कहेंगे ये मेथनॉल को, एथेनॉल को, प्रोपेनॉल को स्टडी अलहदा से कर रहे हैं, ये इस पूरे ग्रुप को स्टडी करेंगे। अल्केन्स हैं, उनको पूरी जो सीरीज है उसको स्टडी करेंगे। तो इसका फायदा क्या है कि जो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर है, कि वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में है, लेकिन क्योंकि हम उनको सिमिलैरिटी की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए उनकी स्टडी जो है वो आसान हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, ये यहीं तक होगा। कल इंशाल्लाह हम ये बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको स्टडी करेंगे।